नीतू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। नीतू, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नीतू ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करती हूँ। पापा, ठीक है, जाओ। और वह निकल गई। उससे तो रमन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मंजू जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही करा धरा है, जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं। क्या जरूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर, अपने भार से मुक्त हूँ। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो ना समझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए। तभी मंजू जी ने आंखों में भर आए आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। किचन में जाकर वे अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। सानली, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बेटे राकेश की आवाज आई, शालिनी कहाँ हो? मेरा टिफिन कहाँ है? मेरा ऑफिस बैग निकाला? तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद रमन जी बहुत बेचैनी से नीतू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर बात करते हुए नीतू ने घर में प्रवेश किया। नीतू, अब समय है? रमन जी की आवाज़ गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ। मंजू जी बोली, थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पीने तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए रमन जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर नीतू अपने कमरे से निकल कर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा, पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति ही चाहिए। मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल विनय और उसके माता पिता को बुलाया, वे कल तुम्हें देखने आ रहे। हर हालत में यह रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। नीतू बोली, पापा, सब सारा निर्णय आप ले चुके हैं, तो फिर मेरे से क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दे। तभी राकेश ऑफिस से आ गया और वह भी वहीं बैठ गया। सानली सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि ससुर के सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। नीतू ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की, पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना, यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो। और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करोगी? ये सब फिजूल की बातें। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को यही शोभा देता है, हाँ, यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो और फिर वे जैसा नाच नचाए नाचो, हर बात के लिए ताने उल्हाने सुनो, और यदि तकलीफ में रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में अपनी अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है? उसे क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे?
मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ ना। मैं उनके जैसा जीवन जी सकती हूँ जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो, कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सके। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ से सीखती है सब? कहाँ तेरी माँ तो तुझे ये सब नहीं सिखाती। पापा, जोर से नीतू चिल्ला पड़ी। माँ को बीच में ना लाए, ये सब मैंने सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी, माँ को रातों में रोते देख सोचती थी उनके कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूँ? तब मेरी माँ बाल सुलभ बातें सुनकर हंस पड़ती, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ है क्या। दादी, दादू, चाचू, बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। हर समय जली कटी सुनाना, ताने उल्हाने मारना, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई तो कम से कम मैं तो ऐसा जीवन नहीं चाहूँगी। आपने कब एक अच्छा पति बना, माँ का साथ निभाया, अपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर, माता पिता, भाई बहन सब कुछ छोड़कर आपका हाथ पकड़ा, आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को। क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वह क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रही। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेज रमन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। अब पापा कुछ संबंध स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको, एक बार नानी की तबीयत खराब थी, तब आपने उन्हें यह कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूलकर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथे दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग सुधार गई। क्या यह अन्याय नहीं था? वे पत्नी है, आपकी बधुआ मजदूर नहीं जो उन्हें जाने से काम की परेशानी होगी। इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है माँ नानी का फोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें संतावना भी देने वाला नहीं था। इस घर में पापा सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आप कितनी चीज़ें बाजार से लाए थे। माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाती थी। घंटे वे रसोई में न जाने क्या क्या बनाते रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी, ननद आई है, ये बना वो बना। माँ चुपचाप करते रहती, किंतु आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे, वो कितना कुछ लेकर आए थे। पूरे परिवार के लिए कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल, मिठाई, फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। क्यों पापा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल की मेरी ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? पापा, आपके माँ के प्रतिहार ने ही मुझे ये सब सिखा दिया।
आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बालमन पर पड़ी है वह इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति नाम के जीव से ही मुझे डर लगता है। इसलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज बेटी की बात सुनकर रमन जी निरुत्तर थे। वह कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज वे अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे, फिर भी वे अपनी बेटी को समझते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा जमाना और था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते। तू चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी सालनी भाभी का रखते। क्या उम्र अभी उनकी। आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियां लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस का तो सोचना ही नहीं। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती है, वो जीवन में क्या शौक रखती है, क्या करना चाहती है। भैया ने कभी जानने की कोशिश की? यदि भैया इतने ही समझदार होते तो वे माँ की तकलीफ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वो तो आपके नक्शे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीव को अपने पैरों की जूती ही समझते। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वह कमी आप पूरी करते हैं। माँ के साथ की निक्की आंटी, सोनी आंटी और भी वे सब कितना खुश रहती हैं। वह तो आपके ज़माने के हैं। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बंगले झंक रहे थे। शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के वजह कोई सुख न नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कल आप पहले विनय और उसके परिवार वालों से पूछ लेना। यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने अरमान पूरे करूँगी। नौकरी करूँगी। मुझे मेरे मायके के नाम पर न तो कोई उल्लाहन देगा और न आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूँगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूँगी रहूँगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो मैं जीवन में उस शुभ पात्र का इंतजार करूँगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा, जो मुझे केवल अवैतनिक कर्मचारी 24 घंटे 365 दिन की न समझ वास्तव में मेरे सुख दुख का साथी होगा। मेरा पति होने के साथ साथ वह मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे बिना झिझके अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूँगी। आप मेरी चिंता छोड़ दें। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए निरुत्तर थे और नीतू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से नीतू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। मंजू जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी।